हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए बोहर की जो संकल्पना है ना उसको कंप्लीट कर चुके हैं। यानी आपने देखा है कि nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा और nवीं कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कितनी होगी। तो आज हम लोग इन तीनों फार्मूला पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और एक रदरफोर्ड ने जो नाभिक का आकलन किया है उस पर भी एक न्यूमेरिकल आपका है ना, ख्याल होगा आपको। ये नाभिक था, अल्फा कण आके R0 दूरी से ही टकरा के वापस आ गया था। आपको पता है इस R0 दूरी पर जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है किसमें बदल जाता है, स्थिति ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। और आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पता है ना, के यानी 1/4πε0। Q1 यानी अल्फा कण पे आवेश, Q2 यानी नाभिक पे आवेश। नाभिक पे जो आवेश होता है उसको ZE से दर्शाते हैं और अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है यानी 2e के बराबर आवेश होता है। तो के Q1 का वैल्यू कितना है 2e, Q2 का वैल्यू कितना है ZE/R0 ना। तो बस यही फार्मूला ही आपको यहाँ से बस हम केवल R0 का वैल्यू निकाल सकते हो। अब R0 बराबर कितना आया है 2, और कैंसिल करना है कैंसिल करो, हम तो बोलेंगे वरना मत कैंसिल, क्योंकि इसका वैल्यू आप डायरेक्ट पता है 9 × 10 घाते 9, इतने की जगह 9 × 10 घाते 9 रखो तो यानी सीधा के रखो और बाकी ये 2ZE² R0 इधर भेज दे के इधर आ गया ना। तो ये फार्मूला नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक लाइन में आप तुरंत वहीं पर डिराइव कर लोगे। तो इस न्यूमेरिकल पे मतलब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आके उस पे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, चलो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, एक अल्फा कण जिसकी गतिज ऊर्जा यानी आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कितना 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं कहीं से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोला जाता है। तो मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 10⁻6 का गुणा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन हम ऊर्जा को SI यूनिट में रखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻−19 का गुणा कर दो, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 4 × 1.6 × 10⁻−19 और बाकी यहाँ पर 10⁻6 है ही। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में। समझ में आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। तो ये कितना 16 चौका 64 यानी 6.4 × 10⁻13 जूल। अरे 10⁻−19 10⁻+6 मिलकर 10⁻13 ही तो आएगा ना। फिर क्या बोला कि सोने के नाभिक के कितने निकट पहुंचेंगे, तो आपको पता है नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी को आप किससे दर्शाते हो, R0 से। और आपको फार्मूला पता है कि इस स्थिति में देखो, नहीं फार्मूला पता तो आप पहले निकाल लिया करो, के बराबर U होता है और के बराबर U का वैल्यू 1/4πε0 के। Q1 Q2 का वैल्यू 2e और Q2 का वैल्यू ZE/R0 यानी R0 बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 2ZE² ना। अरे R0 ऊपर भेज दी कि नीचे आ गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म लिखोगे क्योंकि R0 बराबर कितना होता है 1/4πε0 2ZE²। तो बस अब सभी वैल्यूज को रखो। तो दिस इंप्लाइज दैट R0 बराबर 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 × 2 Z। सोने के लिए बात करें, सोने के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 79 ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे E यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम अपान 2 अपान के, सॉरी इसका स्क्वायर अपान के, और के का वैल्यू तो सवाल में ही दिया है कितना 6.4 × 10⁻13। हम सब कुछ SI यूनिट में रखे हैं तो यहाँ से हल करने के बाद जो कुछ भी आपको मिलेगा वो भी SI यूनिट मिलेगा यानी मीटर में मिलेगा। अरे R0 दूरी है ना एक प्रकार का, और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। तो बस अब इसको गुणा भाग करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R0 बराबर कितना 9 × 10⁻9 × 2 × 79 गुणे, हम इसको ऐसे लिख दे 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻−19 दूना 38। 1.6 × 1.6 अलग से लिख दे रहे हैं, बाकी 10⁻−19 × 10⁻−19 क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग यानी 2 बार गुणा करोगे तो 19 का वर्ग करोगे 10⁻−19 का वर्ग करोगे 10⁻38, क्योंकि जब पावर का वर्ग इस तरीके से करना होता है तो बस बेस जुड़ जाता है। 19 और 19 जोड़ कितना हो जाएगा 38, और नीचे कितना है आपका, और एक ऐसा ये भी काम कर देते हैं -13 ऊपर जाके 10⁻+13 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा
4। तो 0.1 हट जाएगा और 16 चौका 64, 2 दूनी 4 और 2 से काटो 2 अट्ठे 16। तो बस अब गुणा कर दो नंबर का। तो दिस इंप्लाइज दैट आर नॉट बराबर नंबर एक यहाँ पर बचा 9 और एक 89। तो 79 में 9 का गुणा करोगे 9 9 81, एक हाथ से लगा 8, 9 सते 9 से 63 और 63 में जब 8 जोड़ोगे 71 ना 711 आ गया। और बाकी अभी यहाँ पर बचा है 8, तो 8 का गुणा करोगे 8 1 8, 8 1 8, 8 सते 56। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक लगाओगे तो बचा कितना 568.8 गुणे। अब बेस को बैलेंस करो, 10 का घात जो है यहाँ पर देखो 10 का घात +9 है और यहाँ पर 10 का घात +13 है। तो प्लस वाला जुड़ेगा 13 9 21 हो जाएगा, सॉरी 22 ना, 13 9 22 हुआ और 22, लेकिन यहाँ पर -38 है। तो -38 में जब +22 करोगे तो यहाँ पर कितना बचा 16 और -16 यानी 10 घाते -16 और इतना क्या मीटर। एंगस्ट्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। ये बात समझ में आ रहा है ना कैसे बैलेंस सब कुछ हो रहा है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 9 का गुणा 79 में किया और जो आया उसका गुणा 0.8 में कर दिया। तो गुणा भाग करने के बाद 568.8 आया है। अब बाकी जब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो प्लस वाले को जोड़ दिए, 13 में 9 को जोड़े 22 आया और फिर उसके बाद ये माइनस था तो -38 + 22 किए तो -16 बस आया। लेकिन मीटर को एंगस्ट्राम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इधर हम मिटाते हैं, एक इसमें कुछ कॉपी नहीं। अब आपको पता है ना एक एंगस्ट्राम में, क्योंकि एंगस्ट्राम और मीटर अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि हम किधर 10 घाते -10 लिखे 10 घाते +10 लिखे, बस आप इतना याद रखो एंगस्ट्राम बहुत छोटा मात्रक है और मीटर बहुत बड़ा मात्रक है। एंगस्ट्राम की तुलना में मीटर बड़ा मात्रक है, तो जो बड़ा मात्रक होता है उसके सामने छोटा नंबर। तो अगर इसके सामने छोटा नंबर लिखना होगा 10 घाते 10 लिखेंगे, 10 घाते -10 लिखेंगे क्योंकि छोटा नंबर लिखना है। तो लेकिन हमको यहाँ पर ये एंगस्ट्राम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 घाते -10 का गुणा करोगे, लेकिन हमको मीटर को एंगस्ट्राम में करना है। तो अगर 1 मीटर और एंगस्ट्राम में बात करना है तो एंगस्ट्राम छोटा है तो इसके सामने बड़ा वैल्यू यानी 10 घाते 10 का क्या करोगे गुणा। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो यहाँ पर मीटर है, अगर इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 568.8 गुणे 10 घाते -16 था ही, अगर 10 घाते +10 का गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगा एंगस्ट्राम में, यानी कितना आया 568.8 गुणे 10 घाते -6 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो आपको कॉपी करना आप इससे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है कि एक अल्फा कण v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक की ओर जाता है। नाभिक है, नाभिक में कितना आवेश होता है Z/E। कोई एक अल्फा कण है, यह अल्फा कण नाभिक की तरफ जाता है। अल्फा कण के पास कुछ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है ना, अरे गतिज ऊर्जा नहीं होगा तो फिर वो जाएगा कैसे, कुछ गतिज ऊर्जा उसे दोगे तभी तो उतनी ऊर्जा से आगे जाएगा। लेकिन यहां पर बोला कि यदि कण का नाभिक के निकटतम पहुंचने की, अच्छा शुरू के लैंग्वेज में, यदि अल्फा कण भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर, यानी ये जो अल्फा कण हम भेजे हैं, इस अल्फा कण को हम कितने विभवांतर से त्वरित करके भेजे हैं, भी विभवांतर से। अरे भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करके भेजो ना। तो आपको एक फार्मूला पता होगा विभव का, V बराबर W पान की पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो यानी W बराबर आप V या Q इंटू V बोल सकते हो। W क्या किया गया कार्य, तो आपको पता होगा अगर किसी अल्फा कण को हम भी विभवांतर से त्वरित करते हैं, अल्फा कण पे कुछ न कुछ आवेश होता है ना, तो अल्फा कण पर आवेश तुमको पता है, अल्फा कण पर आवेश पता है। तो अगर अल्फा कण पर हमें आवेश पता है और उसको विभवांतर से त्वरित किए तो उसको इतने विभवांतर से त्वरित करने में यही इतना ही तो कार्य करना पड़ेगा, और वही जितना कार्य करना पड़ेगा वही तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो कार्य करते हो W, ये किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी के, और ये किसके बराबर होगा Q इंटू V के। क्योंकि जब फार्मूला आप लगाते हो तो वहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप फार्मूला ये जानते हो ना, R0 बराबर K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपान R0, हाँ 2ZE² अपान R0 अपान K, ये तो फार्मूला लगाते हो। यहाँ पर Z क्या है, उस नाभिक, मतलब वो भी जिस परमाणु के लिए जा रहा है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, ये तो आवेश सिंपल है। वेरिएबल इसमें क्या है, कांस्टेंट तो सब है, Z अलग अलग परमाणु के लिए Z का वैल्यू भी, बस K और R0 आपको सोचना पड़ता है। और यहाँ पर आपको R0 चाहिए, इसमें सोचना ही नहीं है, Z भी रखना है, वो भी दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि Z आपको रखना है। वैसे Z का वैल्यू देता तो आप वैल्यू रखते, नहीं दिया तो आपको Z लाना ही है सीधा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए जबकि फार्मूला विभव चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम विभव ला जाए। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो ये बात समझ में आया। अगर कभी भी किसी आवेश को आप भी विभव से त्वरित करते हो, कभी भी किसी आवेश को आप भी विभव से त्वरित करते हो, तो वो जो
W होता है यानी Q इंटू V, यही उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और आप ये कॉन्सेप्ट दी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन यानी तरंग समीकरण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वहां पर भी आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है। लैम्डा का फार्मूला H/P आया है, लेकिन हम वहां पर P को पहले, P क्या है, संवेग, संवेग को कन्वर्ट किए काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी में वहां पर आपने भी जब भी विभव से त्वरित की हो, ख्याल करो इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 बटे √V आया है। तो वहां पर कहां से √V आया था, काइनेटिक एनर्जी था, उसकी जगह विभव कैसे आया था, इसी फार्मूले से तो आया था। तो चलो आप ये जानते हो, इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, Q इंटू ना, तो Q क्या है, और अच्छा ये किसकी गतिज ऊर्जा होती है, इस नाभिक की अल्फा कण की, सीधी सी बात है, अल्फा कण चल रहा है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होगी। हम समझने के लिए केवल ऐसे लिख देते हैं K अल्फा Q अल्फा V अल्फा, तो आपको V दिया ही है, उसमें V अल्फा क्या लिखना है, तो बताओ K अल्फा यहां से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, K अल्फा बराबर Q अल्फा, अल्फा कण पे कितना आवेश होता है 2 ही, अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन के ही तो बराबर, क्योंकि अल्फा कण है क्या, हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे आवेश होता नहीं, जो आवेश होता है प्रोटॉन पे, यानी अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, और प्रोटॉन पे आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर ही होता है। तो ये तो अल्फा कण पे आवेश हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट जहां के है वहां पर, अच्छा यहाँ पर भी तो है ही ना, तो जहां के है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बस इतना, के बराबर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, बस ये वैल्यू ले जाके इसमें रख दो। तो समीकरण कितने से, 1 और 2 से, क्योंकि हम जो फार्मूला जानते हैं उसमें के आता है, सवाल में हमको जो प्रूफ करने के लिए तो उसमें के दिया नहीं, के की जगह क्या दिया भी, तो के की जगह हम भी के टर्म में रख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 Z, Z तो Z ही रहेगा, E² अपान के, बस के की जगह क्या रखना है 2EV, तो 2 से 2 कैंसिल, E से E कैंसिल, तो R0 बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपान V। लेकिन हमको सवाल में देखो ये वैल्यू किस में आएगा, मीटर में आएगा और किसी में आएगा, अरे सब कुछ SI यूनिट में हम लेके चले हैं ना, तो जब अभी तक ऐसा कोई चीज तो कुछ आप लिखे नहीं हो, तो ये नॉर्मल आपका SI यूनिट में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, E का वैल्यू रख देते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख, क्योंकि हमको केवल Z अपान V चाहिए, बाकी जो बचेगा उसको कांस्टेंट बोलना है, तो बस आप रख दो E और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, ये SI यूनिट में ना, गुणे E का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम, बाकी Z तो वैसे रखना है, अपान भी वैसे रखना है, लेकिन ये सब हल करोगे तो किस में आएगा, ऐसा भी SI यूनिट रखे हो, तो R0 का SI यूनिट मीटर होता है, लेकिन हमको सवाल में एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो ठीक है, अब ये मीटर आएगा तो मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दो, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, 10⁻+10, अगर मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो चलो एक स्टेप आगे बोल दे रहे, 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻−19, और हम क्या कर देंगे गुणे 10⁻10 का गुणा कर देंगे, अब मीटर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी यहाँ पर क्या है Z अपान V, रीजन क्या है कि 1 मीटर में 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। तो R0 बराबर गुणा भाग करो, 9 × 6 = 54 की 4, हाथ से लगा 5, 9 × 1 = 9 5 14, 14.4 आया, और देखो +10 +9 19 हो जाएगा, और +19 -19 बैलेंस हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, बचे कितना Z अपान, और अब किस में आएगा कुछ नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम व द्वितीय बोर कक्षाओं की त्रिज्या की गणना कीजिए। चलो, तो आपको पता होगा किसी भी कक्षा में हम लोग जनरल आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल याद करने के लिए आप फार्मूला सीधा याद रखो, Rn, NH सेल का रेडियस कितना आता है 0.53 n² अपान Z, और ये सब किस में आता है एंगस्ट्रॉम में आता है। किसी भी परमाणु की किसी भी कोष की त्रिज्या निकालने का फार्मूला है, बस जिस परमाणु के लिए निकालना होगा तो Z का यानी उसका परमाणु क्रमांक वैल्यू आपको दिया रहेगा, वरना आपको याद होगा, n किस कोष में निकालना आपको बोलेगा। तो आपको क्वेश्चन में आज क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम व द्वितीय बोर कक्षा। पहली बात, जब बोर त्रिज्या का बात आता है, बोर कक्षा का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सी कक्षा आ गई, वही ऑर्बिट का ही बात कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब बात आता है तो उसको हम बोर त्रिज्या बोल देते हैं, यही हुआ था ना, बात हुआ था पूरा अपना लेक्चर में। तो क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु यानी Z बराबर आपको कितना लेना है 1, Z क्या है परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होती है। प्रथम व द्वितीय बोर कक्षा,
n क्या है, कक्षा की संख्या ही तो है, तो आपको एक बार n बराबर 1 लेके निकालना यानी R1 निकालना है, और जब आप n बराबर 2 लोगे तो आपको उस केस में R2 निकालना है। तो बस केस फर्स्ट लिखना है, वैसे लिख लो केस फर्स्ट यानी z बराबर 1 और n बराबर 1 ना, तो फिर जब अलग अलग लिख रहे हो फिर इसका कोई मतलब नहीं। और इस केस में आपको क्या पूछा है, R1 पूछा है, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 0.53, n का वैल्यू 1 रखोगे बटे z का वैल्यू कितना रखोगे 1, तो गुणा भाग करोगे, R1 बराबर कितना आया 0.53, और ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में। और आपको पता होगा इसी को कहते हैं बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले कोष की जो त्रिज्या होती है उसी त्रिज्या को बोर त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक, केस सेकेंड यानी दूसरे कोष के लिए तो जेड तो दोनों केस में तो लेना हाइड्रोजन परमाणु ही है। अरे बात तो हाइड्रोजन परमाणु का ही करना है, चाहे पहली कक्षा बात करना चाहे दूसरी कक्षा बात करना है, बात तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही करना है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु के जेड का वैल्यू अभी भी आपको एक ही लेना है परमाणु क्रमांक, बस जो कोष की संख्या है, कोष की संख्या हमको कितना लेना है 2। तो अब आपको क्या निकालना है R2 निकालना। तो बताओ कितना आ जाएगा फार्मूला, R2 बराबर 0.53 n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर बटे z का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 0.53 n स्क्वायर का वैल्यू यानी 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, तो बस 4 का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 की 2 हासिल लगाए 5 चौक 20 से 21, 10.2 अंक इतना क्या एंगस्ट्रॉम। समझ आ रहा है ना, तो कॉपी करो फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, हाइड्रोजन की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यानी हर सेकंड कितना परिक्रमण करता है, कितना चक्कर लगाता है। आपको पता होगा 2 टर्म, एक आवर्तकाल होता है और एक आवृत्ति होता है। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या ही तो आवृत्ति बोलते हो। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, आवृत्ति, आवृत्ति तो पूछा है ना। और आपको पता है आवृत्ति होता क्या है, आवर्तकाल का उल्टा। और आपको फार्मूला पता है आवर्तकाल का फार्मूला क्या आता है 2πr/v। क्यों, एक फार्मूला पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो जब कोई भी पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसमें जो समय लगेगा इसी समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं और कैपिटल T से दर्शाते हैं। तो बताओ चाल, और इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो स्पीड को हम v से दर्शा सकते हैं चाल। और दूरी, जब कोई कण एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना दूरी चलेगा, परिधि के बराबर ही तो दूरी तय करेगा, और परिधि का फार्मूला क्या आता है 2πr। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं आवर्तकाल, और दर्शाते कैसे है T से। तो यहां से लिख सकते हैं T बराबर क्या, T इधर जाकर भी नीचे आएगा यानी 2πr/v। अगर आपको दिक्कत होगा तो आवर्तकाल का ये फार्मूला तो आप ये लिख सकते हो ना, वरना आप जब क्लास 11th में भी सर्कुलर मोशन पढ़ते तो वहां पर आवर्तकाल का डायरेक्ट फार्मूला बताया जाता है कि 2πr/ कितना होगा v। यहाँ पर v क्या है वेलोसिटी, लेकिन आपको आवर्तकाल नहीं चाहिए, आपको आवृत्ति चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट आवृत्ति क्या हो जाएगा t का उल्टा, यानी अगर 2πr/v है इसको आप लिख सकते हो v/2πr। अरे इधर पलटोगे तो 1/t होगा, या सीधा देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से जब t की जगह इतना ले जाके रखोगे 2πr/v तो v तो ऊपर चला जाएगा, 2πr नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसकी समीकरण 1 और 2 से। तो बस चलो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आवृत्ति बराबर v1/2πr1। v1 और r1 क्यों लिखे, क्योंकि हमको किस कक्षा की बात करना है, प्रथम कक्षा में। और आपको पता है हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में वेलोसिटी कितना होता है, ख्याल करो v का फार्मूला पता है ना 2.1 × 10⁶ z/n मीटर प्रति सेकंड। और r1 का वैल्यू यानी रेडियस का वैल्यू ये तो vn, और ये rn का फार्मूला क्या है 0.53 n²/z। लेकिन ये किस में आता है एंगस्ट्रॉम। आपको ये दोनों फार्मूला पता है। जब आप हाइड्रोजन की बात करोगे और पहली कक्षा में बात करोगे हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना होगा 1, और n का वैल्यू भी कितना होगा, क्योंकि पहली कक्षा की बात करना है। तो जब 1 का गुणा करो केवल रहा तो इतना ही जाएगा। और यहाँ पर भी जब n का वैल्यू 1 रखोगे और z का वैल्यू 1 रखोगे, गुणा भाग करोगे 0.53 ही रह जाएगा। अरे आप डायरेक्ट वहां पर निकाले हो ना, तुम डायरेक्ट वो वैल्यू रखते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप फार्मूला लगा के फिर n और z का वैल्यू रखना। हमको याद रहना चाहिए हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए। तो पहली कक्षा के लिए v1 का वैल्यू कितना होता है 2.1 × 10⁶, लेकिन ये किस में आता है मीटर प्रति सेकंड में। और 2πr, r का वैल्यू r1 क्या है पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए कितना आता है 0.53, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में आता है। एंगस्ट्रॉम को हमको किस में चेंज करना है
मीटर में, तो मीटर बड़ा है तो उसके लिए छोटा वैल्यू यानी 10 घाती माइनस 10 का गुणा कर दो, अभी किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी आवृत्ति कितना, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। तो 2.1 गुणे 10 घाती 6 बटे 2, पाई की वैल्यू कितना 3.14 रख सकते हो, 22/7, 7 से कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, इसलिए आप इसको 3.14 ही रखो, गुणे 0.53 ना, ये तो केवल वैल्यू वैल्यू, और ये अभी यहाँ पर 10 घाती माइनस से 10 बचा, 10 घाती माइनस 10 ऊपर जाके 10 घाती क्या आ जाएगा, +10, मीटर से मीटर कटा 1/सेकंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। कैसे सेकंड इनवर्स लिखे से बात समझ में आ रहा है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो तो बटे सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो हमको ये गुणा भाग करना है। तो आप इधर अपनी सुविधा के लिए अगर कॉपी करना तो आप ये कॉपी करो, तो आप ये गुणा भाग करो, बताओ कितना आएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट आवृत्ति कितना आ जाएगा, कैंसिल करो, दशमलव बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव बाद 2 अंक है, चलो 21/2 गुणे 3 से 14 गुणे 53 ऐसा, और यहाँ पर 10 घाते कितना आ जाएगा, 16 होगा ना। यहाँ पर देखो दशमलव बाद 1 अंक हटाए तो नीचे हम 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर नीचे से दशमलव बाद 2 अंक हटाए तो ऊपर 100 का गुणा करोगे, और नीचे से दशमलव बाद 2 अंक और हटाए तो ऊपर 100 का गुणा और करोगे, तो पता है ना, ऊपर से दशमलव उठाओगे नीचे गुणा, नीचे से दशमलव उठाओगे ऊपर गुणा, तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 21/2 गुणे 3 से 14 गुणे 53, कोई 3 से कट रहा है, 4 1 5 3 8 5 3 8, कोई 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि ये 3 से कटता, ठीक है। तो आपको पूरा भाग दो, एक काम करो 2 0 और 1 0 मिलके कितना 3 0 और हो जाएगा ना, तो बाकी ऊपर कितना बचेगा 10 घाते 16, तो गुणा भाग करो 21,000, पहले इसका नीचे गुणा कर लो, 21,000 बचे बटे कितना 53 में 2 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106, और इसमें कितने का गुणा करना है 3 से 14 का, तो 6 चौक 24 2 4 6 0 1 6 3 18 1 3 1 3 4 8 8 4 12 3 3 ना, तो कितना आ जाएगा 33,284 गुणे 10 घाते 16, तो ये 21,000 है, भाग ही नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21,000 में हमको या एक काम करो 2 से तो कैंसिल कर सकते हो ना, तो आप इतना तो गुणा भाग कर सकते हो, 2 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा 2 1 के 2 0 2 5 10 00, ये तो आएगा ना, अरे 2 1 के 2 हुआ, अब एक भाग ही नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के अगला नंबर 10 उतारोगे तो 2 5 10 2 0 बचा, और इसको 2 से सरल करो कितना जाएगा 2 1 के 2 13 2 6 12 12 2 6 12 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो 2 से फिर तो सरल हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है ना, हमको 4 से भी सरल कर सकते हैं, ठीक है करो सरल, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 2 5 10 2 1 दूनी 4 और बचा 1 2 5 10 0, यहाँ पर 2 8 16 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 के 2 गुणे 10 घाते 16, तो आप भाग तो उसे दे सकते हो ना, 5250 में आप 8,321 का भाग दे सकते हो, दशमलव बढ़ाओ 0 और अपना भाग दे लेना, तो जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भाग कर लेना, गुणे 10 घाते 16 सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, अब इसके आगे भी हमें और न्यूमेरिकल करना है, अगले लेक्चर में करें। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।